हाँ जी, अगर आप लोगों के सीए फाइनल के एग्जाम चल रहे हैं या सीए इंटरमीडिएट के ग्रुप 1 के बोथ ग्रुप के एग्जाम चल रहे हैं, तो आप लोगों के लिए इस वीडियो में ये मैसेज है कि जो आपके एग्जाम हो चुके हैं, उसके बारे में आपने बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना, उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना। जो आपका नेक्स्ट एग्जाम है, आपने उसके ऊपर फोकस करना है। देखिए दोस्त, जो एग्जाम हो चुके हैं ना, अगर आप उसके बारे में सोचेंगे तो एग्जाम में जो आप लिख के आए ना वो बदल नहीं सकता। लेकिन इंस्टीट्यूट ने जो नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपको लिमिटेड टाइम दे रखा है, आप उस टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। एक बात और, अगर कोई पेपर टफ आया ना, तो वो सबके लिए टफ आया है। और अभी तक का पास्ट ट्रेंड ये रहा है कि जो पेपर टफ आता है ना, उसमें मार्क्स कंपैरेटिवली ज्यादा आते हैं। इसलिए बिल्कुल टेंशन ना ले उस एग्जाम की जो पेपर टफ आया है। मेरी बेस्ट विशेज आप लोगों के साथ है। आप प्लीज नेक्स्ट एग्जाम पे फोकस करें। आइए अब बात करते हैं उन बच्चों से जिनका केवल सीए इंटरमीडिएट का ग्रुप 2 है। अब उन बच्चों से इस वीडियो में डिस्कस करना है और डिटेल में कुछ बातें बतानी है कि अगर आप इंटरमीडिएट का केवल ग्रुप 2 दे रहे हैं तो एडवांस अकाउंट के एग्जाम की तैयारी आपको कब से स्टार्ट करनी चाहिए, चैप्टर को रिवाइज करने का ऑर्डर क्या होना चाहिए, चैप्टर को रिवाइज कैसे करना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो क्वेश्चन सोल्व करके देखने चाहिए या हमें सिर्फ ऑडिट करनी चाहिए या कोई और अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको अभी फॉलो करनी है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको एग्जाम के अंदर फॉलो करनी है। देखिए, सबसे पहले सर हमें एडवांस अकाउंट का रिवीजन कब से स्टार्ट करना चाहिए। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे हिसाब से जो अप्रोप्रिएट टाइम है ना एडवांस अकाउंट का रिवीजन स्टार्ट करने का 6 मई है। मैं आपके साथ ये रिवीजन ऑर्डर प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ जनरल बातें आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। देखिए दोस्त, इस टाइम पे ना सबके पास सेम टाइम है। अब आप इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आपको एक बात और बता दूं, सर एडवांस अकाउंट ना आपके ग्रुप 2 की बैकबोन है। एडवांस अकाउंट में सर आप आराम से 80 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हैं और एक जो एग्रीगेशन प्रॉब्लम होती है ना ग्रुप की, वो आप दूर कर सकते हैं सिर्फ एडवांस अकाउंट के बेस पे ना। अगर आपके कुछ पुराने पाप रह गए, आई मीन टू से आपने कुछ प्लान किए थे एडवांस अकाउंट को लेके और आप प्रॉपर पढ़ नहीं पाए या कोई गैप रह गए हैं, तो उसको दूर करने का आपके पास एक मौका और है। क्योंकि एडवांस अकाउंट के एग्जाम में ना, इन कंपैरिजन टू अदर एग्जाम आपके पास अच्छा खासा टाइम है और आप इस टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे। एक बात और, हम जब भी कोई प्लान करते हैं ना, उस प्लान का तभी फायदा होता है जब हम उसे एग्जीक्यूट करें। अदरवाइज ना, जो हमने प्लान करने टाइम लगाया ना, वो भी टोटली टाइम वेस्ट था। और प्लान को एग्जीक्यूट हम तभी कर पाएंगे जब हम प्रॉपर उसको टाइम देंगे। इसलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में प्रॉमिस करेंगे कि अब आप डेली 13 से 14 घंटे पढ़ेंगे। 13 से 14 घंटे आप डेली आराम से पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपने पता क्या करना है, जब भी आपकी मॉर्निंग स्टार्ट होती है, अब मैं यहाँ पे कमेंट नहीं करूंगा कि आपकी मॉर्निंग कब स्टार्ट होती है, जब भी आपकी मॉर्निंग स्टार्ट होती है, पहला स्लॉट आपका कम से कम 5 घंटे का होना चाहिए, सेकंड स्लॉट आपका 4 घंटे का होना चाहिए, उसके बाद सर 2 स्लॉट निकाल सकते हैं, दो दो ढाई ढाई घंटे के। और देखेंगे तो आप आराम से 13 14 घंटे आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक, तो कमेंट बॉक्स में प्रॉमिस कीजिए कि हाँ अब हम सर डेली 13 14 घंटे पढ़ेंगे। आइए डिस्कस करते हैं कि आपका रिवीजन ऑर्डर क्या होना चाहिए। देखिए दोस्त, मैंने जो ये रिवीजन ऑर्डर बनाया ना, ये इस बेस पे बनाया है कि एडवांस अकाउंट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी ज़्यादा है, कुछ बड़े चैप्टर भी है, कुछ छोटे चैप्टर भी है। और फिर इस बात को भी ध्यान में रखा है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सर ज़्यादा स्कोर कहाँ से आप कवर कर सकते हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सर मैंने आपके साथ ये रिवीजन ऑर्डर बनाया है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 6 मई को 3 से 4 घंटे पढ़ाई करेंगे बस ना एडवांस अकाउंट की। बाकी पढ़ाई सर आप अदर सब्जेक्ट की कर सकते हैं, जो भी आपका ऑडिट में, EIS SM में, FM इको में अगर कोई टॉपिक पेंडिंग है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक, 6 मई को आप क्या करेंगे सर, सबसे पहले ईसोप का चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद सर आप AS 26 और AS 7 कवर करेंगे। 7 मई को आप मॉर्निंग में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर उठाएंगे और उसके बाद सर AS 17 19 एंड 20 कवर करेंगे। 8 मई को सर आप पार्टनरशिप कवर करेंगे, AS 4 5 एंड 29 कवर करेंगे। और एक बात और, शेड्यूल 3 और फ्रेमवर्क, इंट्रोडक्शन ऑफ AS IS IFRS एंड इंड AS हल्का फुल्का जरूर देख के आए, कई बार एडवांस अकाउंट में 5 नंबर के पैसे आ जाता है इसमें से ना। 9 मई को सर आप क्या करेंगे, अमलगमेशन करेंगे पहले, उसके बाद AS 9 18 22 एंड 24, उसके बाद आप क्या करेंगे, बाईबैक का चैप्टर करेंगे। ठीक, 10 मई को आप क्या करेंगे, लिक्विडेशन का चैप्टर मॉर्निंग में, उसके बाद बैंकिंग कंपनी, NBFC और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ये आपका रिवीजन ऑर्डर होना चाहिए। सर आपको ये बात पता है ना, हमारा जो एग्जाम वो 12 मई से, मैंने कहा हाँ, लेकिन सर आपने तो रिवीजन 10 मई को ही कंप्लीट करा दिया।
मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको 2 बार रिवीजन करके जाना है और ये बिल्कुल इजीली पॉसिबल है। बस आपने क्या करना है, मैं आपके साथ एक अप्रोच डिस्कस करूंगा, उस अप्रोच को फॉलो करते हुए आपने क्या करना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सोल्व करके देखना है। उसके बाद सेकंड रिवीजन में आप क्या करेंगे, हर चैप्टर के जब आप फर्स्ट रिवीजन कर रहे होंगे ना, तो 4 से 5 क्वेश्चन नोट कर लेना और सेकंड रिवीजन में वो 4 से 5 क्वेश्चन जरूर करके जाएं, ठीक। 12 मई को सर आप ईसोप का चैप्टर, बाईबैक का चैप्टर और एएस, ये सारे के सारे मॉर्निंग में रिवाइज करेंगे और रिमेनिंग चैप्टर सर आप 11 मई को सेकंड टाइम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। एक दो बातें और मैं आपको बता देता हूं, एडवांस अकाउंट के जितने टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनका पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रखा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मैंने ऑलरेडी इसी चैनल पर शेयर कर रखी है। स्टडी मैट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के सारे क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन इंक्लूडिंग कॉन्सेप्ट रिवीजन, उसकी वीडियो मैंने अलग से अपलोड कर रखी है, उस वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं। और कुछ स्टडी मैट के सर क्वेश्चन मैंने कुछ चैप्टर के और कवर कर रखे, उसकी वीडियो भी आप रेफर कर सकते हैं। उस वीडियो के अंदर मैंने कुछ चैप्टर कवर किए हैं, उनके इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन कवर किए हैं और कॉन्सेप्ट भी साथ साथ रिवाइज कराया है। आइए अब डिस्कस करते हैं कि सर हमारा ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, क्या हमें क्वेश्चन सोल्व करके देखने चाहिए या हमें ऑडिट करनी चाहिए या कोई और अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। देखिए सर, अपने सामने ना 2 चैलेंज है। चैलेंज नंबर 1, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब तक हम प्रॉपर सोल्व करके नहीं देखेंगे ना, तो एक पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में गलती हो सकती है, इसलिए हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करके देखने चाहिए। सर चैलेंज नंबर 2 ये है कि अगर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सोल्व करके देखेंगे ना, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और इस टाइम अपने पास लिमिटेड टाइम है, तो हमें क्या करना चाहिए, मैं आपको बता दूं दोस्त, आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करके देखने चाहिए। अब उसके लिए सर आपको क्या करना, एक अप्रोच फॉलो करनी है, जो मैं यहां पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए, अगर मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन को इस टाइम पे कंप्लीट सोल्व करके देखता हूं, एक एक लाइन लिखता हूं सर, प्रॉपर फॉर्मेट बनाता हूं, तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। इस टाइम आपको ये अप्रोच फॉलो नहीं करनी चाहिए। एक ऑडिट अप्रोच होती है। ऑडिट अप्रोच क्या कहती है, एक साइड क्वेश्चन रख लिया, एक साइड आंसर रख लिया, लाइन पढ़ी आंसर पे टिक, लाइन पढ़ी आंसर पे टिक, लाइन पढ़ी आंसर पे टिक। इससे पता क्या होगा, इससे ना सर एग्जाम के अंदर ना प्रॉपर आप स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे कि कौन से पॉइंट का आपने क्या सॉल्यूशन पढ़ा था। इस अप्रोच को भी फॉलो नहीं करना है। मैं यहां पे आपके साथ एक ऐसी अप्रोच डिस्कस करने जा रहा हूं जिसमें आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सोल्व करके देखेंगे और आप टाइम भी बचा लेंगे। देखिए, आपने क्या करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सोल्व करके देखना है। कैसे सोल्व करके देखना है, आपने सिर्फ अमाउंट लिखना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ईसोप का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब ईसोप के क्वेश्चन में आपने क्या किया, क्वेश्चन पर तो डायग्राम बना लिया, हाँ जी। आप हर ईयर एंड पे क्या करेंगे सर ईसोप का अमाउंट निकालेंगे, क्यूमुलेटिव अमाउंट, उसका ओपनिंग से कंपैरिजन करेंगे और फिर उसके बाद सर करंट ईयर का आपका एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस आ जाएगा, तो आप ये वर्किंग कर लेंगे और उसके बाद सर एंट्री ओरली बोल देंगे, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस टू ईसोप, ठीक। ऐसे ही सर जैसे मान लो 3 ईयर का क्वेश्चन है, तो आप ऐसे ओरली एंट्री बोलते रहेंगे और उसके बाद सर क्लोजिंग एंट्री आप पास करके देख लेंगे। जब आप क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे, जैसे ईसोप डेबिट करना है, ई डेबिट कर दिया, बैंक डेबिट करना है, बैंक डेबिट कर दिया, ठीक। इससे क्या होगा, आपने क्वेश्चन सोल्व करके देख लिया और आपका टाइम भी बच गया। जैसे पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ गया आपका, अब पार्टनरशिप में मान लो डिसोल्यूशन का क्वेश्चन आ गया, तो आप क्या करेंगे, रिलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे मान लो 2 पार्टनर हैं, ए बी, कैश एंड बैंक अकाउंट। अब ट्रांसफर ऑल आइटम ऑफ बैलेंस शीट एट बुक वैल्यू, पहला स्टेप होता अपना। तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लो लैंड एंड बिल्डिंग है, सिर्फ अमाउंट लिख देंगे, प्लांट एंड मशीनरी है, सिर्फ अमाउंट लिख देंगे, स्टॉक है, सिर्फ अमाउंट लिख देंगे। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन लग रही है, तो जैसे मान लो लैंड एंड बिल्डिंग है तो एल लिख दो, प्लांट एंड मशीनरी है पी लिख दो, स्टॉक है एस लिख दो, ओपनिंग कैपिटल है डायरेक्ट अमाउंट लिख दो। तो आप इस अप्रोच से देखेंगे तो आपने क्वेश्चन भी सोल्व करके देख लिया और आपका टाइम भी बच गया। अगर इसमें कुछ भी कंफ्यूजन लगती है, तो आप लास्ट में एक क्वेश्चन कंप्लीट सोल्व करके देख सकते हैं प्रॉपर फॉर्मेट के हिसाब से। एक बात और सर, हमें कितने क्वेश्चन सोल्व करके देखने चाहिए, मैक्सिमम जितने पॉसिबल हो। इसके लिए आप क्या करेंगे, इस अप्रोच के तहत सर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सर 2-3 क्वेश्चन जैसे ही आपने एक चैप्टर के कर लिए, ठीक है जी सर। अब आप क्या करेंगे, उससे अगला जब क्वेश्चन उठाएंगे, अगर आपको लगता है डुप्लीकेट क्वेश्चन है, कट। अगर आपको लगता है सिर्फ एक एडजस्टमेंट अलग है, तो उस एडजस्टमेंट को लिख के देख लीजिए, बाकी ऑडिट कर लीजिए। फिर ऑडिट अप्रोच के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए, लेकिन अगर आप सिमिलर क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें एक पॉइंट अलग है, तो उस पॉइंट को सोल्व करके बाकी क्वेश्चन की सर आप ऑडिट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन सर ऐसे हैं जिनको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर सोल्व करके देख सकते हैं। जैसे आपका रिवेन्यू रिकॉग्निशन का क्वेश्चन है कि रिवेन्यू कितनी रिकॉर्ड होनी चाहिए, आप कैलकुलेटर सोल्व करके देख सकते हैं। आपका लीज लायबिलिटी का क्वेश्चन है, आप प्रेजेंट वैल्यू वगैरह सारे डायरेक्ट कैलकुलेटर सोल्व करके देख सकते हैं।
कुछ क्वेश्चन केस स्टडी बेस है जिसका आंसर आप सर सोच सकते हो और फिर उसके बाद आंसर रेडी कर सकते हैं। तो आपको ना इस अप्रोच के तहत काम करना पड़ेगा। डुप्लीकेट क्वेश्चन कट करते हुए चलें, मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन आप क्या करेंगे, सोल्व करके देखेंगे। और जब आप एक चैप्टर को रिवाइज कर लेना तो 3 या 4 क्वेश्चन उसके नोट कर लेना, ताकि सेकंड रिवीजन में सर आप क्या करें, उन्हीं क्वेश्चनों को कवर कर लें। अब बात करते हैं कि हमें सर एग्जाम में किन किन बातों का ध्यान रखना। देखिए दोस्त, जो पहले आपको 15 मिनट मिलेंगे ना, उसमें आपने ना पता क्या करना, क्वेश्चन 1 को छोड़ के ना क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 6 तक पढ़ना है। और क्वेश्चन को कैसे पढ़ना, पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ी है, उसके बाद सर क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करना आपने ना, क्योंकि जैसे आप रिक्वायरमेंट पढ़ लेंगे ना तो आपको ये आइडिया आ जाएगा कि आपको आंसर किस अप्रोच के साथ ड्राफ्ट करना है। भाई क्वेश्चन में तो कई बातें लिखी होती हैं और उसके कई जगह इंपैक्ट जाते हैं। अब आपको सर आंसर में वो लिखना है जो मांगा गया है, इसलिए आप पहले अगर रिक्वायरमेंट पढ़ लेंगे ना तो आप जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, आंसर की ड्राफ्टिंग भी सर अकॉर्डिंगली आप शुरू कर लेंगे। ठीक, मेन पॉइंट सर आप शुरू में नोट कर लें, ताकि जब आप आंसर लिखें ना, सोल्यूशन करें क्वेश्चन का, तो उन पॉइंट के ऊपर आपको टाइम ना लगे। उसके बाद सर आपने क्या करना है, 15 मिनट्स के अंदर क्वेश्चन का ना ऑर्डर सेलेक्ट कर लेना कि कौन सा क्वेश्चन पहले करना, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना। और इसमें आप क्या करेंगे, छोटे क्वेश्चन पहले रखेंगे। मेक श्योर सर कि आप पहले 1 घंटे के अंदर 40 मार्क्स का पेपर कवर कर लें। और मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल इजीली पॉसिबल है, क्योंकि 40 से 50 नंबर का पेपर बिल्कुल आसान आएगा और वही आपने स्टार्टिंग में करना है। फर्स्ट 15 मिनट्स में अगर मान लो आपने पूरा पेपर पढ़ लिया क्वेश्चन 2 से 6 और टाइम बच गया, तो उस केस में सर आप कंपलसरी क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं। सर पेपर लेंथी आता है, मैनेज करने के लिए मैंने आपको ऑर्डर बता दिया कि आप छोटे क्वेश्चन पहले करेंगे, उसके बाद फिर बड़े क्वेश्चन। ठीक, एक बात और, ऐसा हो सकता है कि एग्जाम के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें 1 या 2 पॉइंट आपको ना आते हो, आपने उनसे घबराना नहीं है। आपने ना सर अपने बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से उसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर देना है क्वेश्चन का, और आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो पॉइंट आपको क्लिक कर जाएंगे। सर अगर पेपर टफ आ गया तो क्या करें, मैं आपको बता दूं, अगर टफ आ गया ना तो सबके लिए टफ होगा। और टफ पेपर का मतलब ये होता है 1 या 2 क्वेश्चन टफ आना, पूरा पेपर टफ नहीं होता। तो जो क्वेश्चन में सर आपको दिक्कत है उन क्वेश्चन को आपने लास्ट में करना है। आपने सर 100% पेपर अटेम्प्ट करके आना है। प्रॉपर वर्किंग नोट बना के आए। सर कितने वर्किंग नोट, इसके लिए सर ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप कोई कैलकुलेशन करते हैं, आप कोई प्रोसीजर फॉलो करते हो, तो आप उसका वर्किंग नोट बना के आए। सर अगर एएस का क्वेश्चन आता है तो कुछ बातें आपने फॉलो करनी है। देखिए अगर प्योर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है एएस का ना, तभी आप एएस का नाम नंबर जरूर लिखें। सर पैराग्राफ लिखना जरूरी होता है, मैं आपको बताऊं कोई जरूरी नहीं होता। हाँ कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ होते हैं, आप उनको लिख के आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको सही याद है तो गलत ना लिख के आए। अगर एएस का आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप एएस का नाम नंबर जरूर लिखिए, उसके बाद सर रिस्पेक्टिव प्रोविजन लिख के आएंगे। अगर आपका एएस का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है तो सर आप आंसर की ड्राफ्टिंग ना 3 पार्ट में करेंगे। पार्ट 1 में लिखेंगे साहब आप एज पर द प्रोविजन ऑफ द रिस्पेक्टिव एएस, जिसमें आप एएस का नाम नंबर भी जरूर लिखेंगे। ठीक, और सर यहाँ पे आप उतना ही लिखें जितना क्वेश्चन में आपसे मांग रखा, ठीक, या जो आपको केस स्टडी दे रखी है। सेकंड में लिखेंगे इन द गिवन केस, गिवन केस को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद सर कंक्लूजन लिख के आएंगे। प्लीज ध्यान दें कंक्लूजन में सर आपने उस कंटेक्स्ट में लिखना जिस कंटेक्स्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सर खुला खुला लिखें, प्रेजेंटेशन का ध्यान रखें, और इस टाइम पे कुछ और बातें फॉलो करें। जैसे आप नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे, दोस्तों के साथ ज्यादा डिस्कस ना करें, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप दोस्तों के साथ डिस्कस करोगे ना, मे बी आपका दोस्त कोई और टॉपिक पढ़ रहा हो, आप कोई और टॉपिक पढ़ रहे हो, और आपको ये लगे यार इसको तो ये टॉपिक आता, मेरे को तो आता नहीं है। आप अपनी इस लाइन से ना बटके आपने प्रॉपर सर इस चीज को फॉलो करना। और आप एक काम और कर सकते हैं, एक ट्रैकर रख सकते हैं डेली बेस पे। आप रात को सोने से पहले लिखें कि क्या आपने आज का टारगेट अचीव किया। अगर बाई चांस आपका कोई टारगेट ऊपर नीचे हो जाता है तो सर आप फिर नेक्स्ट डे उसे मैनेज कर लेना। एग्जाम से बाहर आने के बाद सर पेपर के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करना आपने ना, आपने नेक्स्ट एग्जाम के ऊपर फोकस करना, क्योंकि तब आपके लिए ये एग्जाम इतिहास बन चुका होगा। और आप कुछ भी अगर डिस्कस करेंगे तो वो टोटली नेक्स्ट एग्जाम के लिए टाइम वेस्टेज है। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, इस बार एग्जाम को अच्छे से फोड़ के आना है।